सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इस टॉपिक पर हम आगे बढ़ रहे थे। तो जो डिडक्शन है फार्मूला का, जो डेरिवेशन है, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है फिजिक्स में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसका डेरिवेशंस है। तो ये डायमेंशन से भी डिराइव किया जाता है और इसी के रिगार्डिंग आज मैं इस टॉपिक पर कुछ चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन फिजिक्स की जितने भी डेरिवेशंस हैं, जितने भी फार्मूले हैं, सारे फार्मूले को आप डायमेंशन से डिराइव नहीं कर सकते, यू कांट डिराइव। तो इसमें सेकेंड एप्लीकेशन है और इसको बेटर है कि एग्जाम्पल 2.17 से हम स्टार्ट करें, जो एनसीईआरटी बुक का है। एग्जाम्पल 2.17 बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, और इसको हम पढ़ करके सुना देते हैं। आप बुक खोल लीजिए। यह है कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम, ऑसिलेशन चैप्टर है सेकेंड वॉल्यूम में फिजिक्स में, उसमें इसे पढ़ना है। कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। तो भाई सिंपल पेंडुलम है, इसको आप देखिए, ये आपका यूं ऐसे रहेगा, राइट, और ये सीलिंग हो गया, छत, और ये आप देखेंगे एक यही स्ट्रिंग है और यहां पर एक बॉब है, ठीक, राइट। दिस इज बॉब एंड दिस इज स्ट्रिंग, राइट, बॉब और ये स्ट्रिंग है, राइट। अब ये सारे जो सिस्टम है, इसको आप बोलेंगे सिंपल पेंडुलम। हमारे गांव देहात में या कहीं पर भी आप देखेंगे, पर्टिकुलर बिहार में देखेंगे, जो लोग अपनी बातों को बदलता है, सुबह में कुछ बोला, शाम में कुछ और बोला, तो उस आदमी को कहा जाता है कि ये पेंडुलम आदमी है, पेंडुलम। जबकि ये गांव देहात के वो लोग भी इस वर्ड को यूज करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और उसके बारे में वो नहीं जानते, कहेंगे कि ये तो पेंडुलम आदमी है, मतलब वो उसके बातों का कोई ठिकाना नहीं होता है। इट मीन्स वह हिलता है। तो ये एक क्लास में पढ़े होंगे, 9th क्लास में भी इसे ऑसिलेशन से रिगार्डिंग पढ़े होंगे, 11th क्लास में इसका डायमेंशंस में है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दिस इज द बॉब। बॉब को थोड़ा सा आप देखिए, हम इसको बना देते हैं, दिस इज बॉब, राइट। और इसे जब आप हिलाएंगे तो ये हिलते हुए यहां पर जाएगा, ठीक, ये डॉटेड जो लाइन है आप देखिए यहां पर आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां जाएगा, ऐसे ये जो डॉटेड हम दे रहे हैं, ये पोजीशन है इसका, राइट। तो ये क्या करेगा, यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां जाएगा और फिर यहां आएगा। जहां पर ये रुका हुआ है, इस पोजीशन को मीन पोजीशन कहा जाता है। बॉब हम यहां लिखे हैं और ये पोजीशन मीन पोजीशन होता है,
मीन पोजीशन, राइट। ठीक, तो मीन पोजीशन के अराउंड वह घूमता है, हिलता, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे। झूला झूले होंगे गांव में, हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तो रस्सी से क्या करते, उसको आम के पेड़ से रस्सी बांध देते और एक पटरी बांध देते, उस पर बैठते और एक लड़का मारता ऐसे पीछे से, तो जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है। दिस इज सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक, राइट। अब ये कह रहा है क्या, दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पर लगता है। अब आप यहाँ पर तो नहीं समझेंगे, लेकिन वेव एंड ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें इसकी चर्चा करेंगे। अच्छा, ये कह रहा है क्या, सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, एक है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पॉइंट टू बी नोटेड। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है, देखिए, एक बार यहां से यहां आया, अब फिर यहां आया मीन पोजीशन, फिर ये यहां गया और फिर मीन पोजीशन पर आया, तो इसे वन पीरियड बोला जाता है। वन पीरियड, ध्यान दीजिए, ये यहां से यहां गया फिर आया, फिर यहां से यहां गया फिर आया, तो इसको वन पीरियड बोला जाता है। अब हम आपको समझा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि ये जो टॉपिक है ये डायमेंशंस में तो दे दिया, लेकिन इसका पूरा एनालिसिस आप जब वेव एंड ऑसिलेशन पढ़ेंगे तब। अब पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ये डिफाइन करना है। वन रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम लगता है उसको पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं। अब आप देखिए, एक सर्कल लीजिए, या आप सर्कुलर पाथ पर कभी घूमे होंगे, तो एक सर्कुलर, एक राउंड जब आप घूमेंगे और उसमें जो टाइम लगेगा उसको कहेंगे पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो आप देखिए, ये सर्कुलर पाथ है, बात को समझिए, और ए से चलते हुए, ये पॉइंट हम मानते हैं, दिस इज द पॉइंट, ए से चलते हुए आप चले आए बी पर, द हाफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। और फिर ये बी से चलते हुए अगर आप ए पर पहुंच गए तो एक चक्कर हो गया, ठीक, वन राउंड। तो वन राउंड में जो आपको टाइम लगा, दिस इज कॉल्ड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, डबल ओ लिख दिया, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। देखिए, पी स्टैंड फॉर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो इसको चार हिस्से में आप बांट दीजिए, देखिए ऐसे और ऐसे। आ गया। अब आप देखिए, ए से आप सी ले लीजिए, ए से सी गया, फिर ए से सी, तो इसको मीन पोजीशन अगर मानते हैं, ए को मीन पोजीशन, एमपी मीन पोजीशन मानते हैं, तो ये आपका है, ए एक यहां से यहां गया। बात को समझिए, मैं समझा देता हूं आपको, बात को समझिए। ये पॉइंट आप ए मान लीजिए जहां मीन पोजीशन है, तो ए से यहां गया, तो देखिए ए से सी गया, ए सी हो गया, मान ये पोजीशन सी है, ए सी ही लिख लीजिए आप, सी। फिर यहां से बी पर आया, बी पर, तो फिर यहां आया, लेकिन डायरेक्शन उल्टा है, यहां से ऐसे चला, तो मीन पोजीशन पर देखिए, जब सी से फिर यह ए पर आएगा, यहां ए लिखता हूं, ए पर आया, तो आया तो ए पर, लेकिन उसका डायरेक्शन उल्टा है। देखिए यहां डायरेक्शन उल्टा है, यहां देखिए ऐसे है, ए पर ऐसे और ऐसे, फिर ये जाएगा मैक्सिमम पोजीशन पर, ठीक, ये मैक्सिमम पोजीशन है। अब मीन पोजीशन और मैक्सिमम पोजीशन दोनों एम से शुरू होता है, यार एक ही लिख डालो ये, और फिर ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे लगा है, तो ग्रेविटी के कारण ये यहां पर आया, फिर यहां पर, तो इस तरीके से ये हिलता झुलता है। तो देखिए चार बार हुआ ना। अब देखिए, ये ए से सी, सी से ए जो आया हुआ बी ही पोजीशन है, अब बी से फिर इसको अगर डी मानते हैं आप, तो ये डी हो गया, तो देखिए डी, अब फिर बी,
तो बी का मतलब ए, बातें समझना है क्योंकि मीन पोजीशन है। तो 4 बार हो गया, 1 2 3 और 4 में वही पोजीशन पर आगे सेम डायरेक्शन। अब आप देखिए इसको सर्कल को, 1 2 3 4, लेकिन ये बात तो मैं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में बात घुसा नहीं होगा। दिमाग की ये हालत है, और पर्टिकुलर ये बात कितना भी समझाऊं तो जो मतलब बच्चा है समझने लायक वो समझ जाएगा, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ऊपर ही ऊपर रहता है, उसको समझ में कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं। और इस बात को हम समझा रहे हैं फिर भी आपके दिमाग में बात नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं सर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, क्योंकि एक्टिविटी हम नहीं करा रहे हैं। एक्टिविटी, आप गांव के झूला वाला बात आप ध्यान रखिए। तो जब आप बच्चे को एक बैठा हुआ जब उसको मारते हैं तो वहां जाएगा, और फिर वहां से यहाँ आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा। अब उसमें हम दिमाग स्थिर करके आपको समझाएंगे कि भाई ये पोजीशन है, बी पोजीशन है। अब इसको मीन पोजीशन क्यों कहें? क्यों कहें कि एक बार आप मार दीजिए तो ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे ऐसे हिलते हिलते वो क्या करेगा, उस जगह पर रुक जाएगा। सो वह मीन पोजीशन हो गया। तो इसमें जो है वो कह रहा है क्या, इस बात को समझिए आगे। अब कह रहा है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, कह रहा है लेंथ एल, मास ऑफ द बॉब एंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 3 बातों पर डिपेंड करता है, तो अंडरलाइन आप कर लीजिए। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जिन जिन बातों पर डिपेंड करता है, बातें समझिए, उसी बात से डेरिवेशन शुरू करेंगे। देखिए लेट लिया है, हम इसको मान लेते हैं क्या कि लेट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बी, अगर हम टी मानते हैं, राइट, कैपिटल टी, तो क्या क्या दिया हुआ इस बात को समझिए। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ रेज़ टू द पावर ए लिखिएगा, एल। फिर इक्वेशन 1 मान लीजिए, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और किस पर है, सेकेंड है मास, तो एम रेज़ टू द पावर बी, इक्वेशन 2, एंड टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी रेज़ टू द पावर सी। ये हम इक्वेशन 3 माने। दिमाग को बात को रखिएगा यहीं पर। अब क्वेश्चन हम पढ़ लिए, किताब में जो चीज दिया हुआ था उसको मैंने बोर्ड पर लिख लिया। अब इस बात को दिमाग से यहीं पर रखिए कि दिमाग में ये बात सारी आए। अब आप समझिए बात को। ये टाइम पीरियड वो किताब में साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। तो आप कहेंगे कि सर ये ए बी सी क्या लिखे हैं, आप कहेंगे ना कि ए बी सी क्या लिखे हैं, तो डायमेंशंस ही पढ़ रहे हैं, और डायमेंशंस में पावर ही तो बात है, डायमेंशंस में पावर की बात है। तो ये पावर हम लगाए ए बी सी रेज़ टू द पावर, ये पावर लगाए। अब आप कहिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, डायरेक्टली, तो कह रहा है कि टाइम पीरियड जो है वह रिलेटेड है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो कहता है कि ये बॉब का मास m है, और यहां से यहां क्या है, लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग l है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, स्मॉल g। ये आप 9th क्लास में पढ़े होंगे ना, 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो बिल्कुल बच्चों की तरह आप माइंड को डेलिकेट रखिए, तो बात को आप समझ जाएंगे। अब
इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तीनों इक्वेशन को आप कंबाइन कर दीजिए तो क्या निकलेगा, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l रेज टू द पावर a, m रेज टू द पावर b एंड g रेज टू द पावर c। ठीक, अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाइएगा, डायरेक्टली वाले साइन को, तो यहां पर एक आप कांस्टेंट k दे दीजिए एंड l रेज टू द पावर a, m रेज टू द पावर b एंड g रेज टू द पावर c। ये बात थोड़ा सा ए पर हम जी भी लिखते हैं ना तो बहुत बड़ा, नीचे का जी बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक होता है। देखिए क्या लिखेंगे, ये हम लिखे एल रेज टू द पावर तो ये आपका जी, और देखिए इस प्रोपोर्शनलिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन है उसको हटाएंगे तो t इक्वल टू के l रेज टू द पावर a, m रेज टू द पावर b एंड g रेज टू द पावर c। ये और ये आपका इक्वेशन बनकर आपका क्या हो गया, 4 बन गया। इक्वेशन इसको 4 मानिए। अब दोनों तरफ हम डायमेंशन पुट करेंगे। L के लिए हम क्या लिखेंगे, M के लिए क्या लिखेंगे, G के लिए क्या लिखेंगे और देन हम T के लिए क्या लिखेंगे। अब आपके दिमाग में बात हलचल मचेगा, सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को क्यों हटाए। 10th क्लास में आप रेजिस्टिविटी पढ़े हुए हैं, रेजिस्टेंस पढ़े हुए हैं, तो रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हुएगा। वहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्ट या फिर हटाए हैं, याद कीजिए 10th क्लास का। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो भी है उसको हटाते थे, एक कांस्टेंट देते हैं। ठीक, अब आप चलिए, अब दोनों तरफ हम डायमेंशन पुट करते हैं तो देखिए क्या डायमेंशन होगा, इस बात को ध्यान में आप रखिए। इसका डायमेंशन आप रखिएगा m रेज टू दी पावर 0, l रेज टू दी पावर 0, t रेज टू दी पावर 1 जो कि है राइट, और ब्रैकेट में बन रहे। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब m रेज टू दी पावर 0 1, l रेज टू दी पावर 0 1, तो ये तो खत्म हो गया, तो यही ना आपका बचा। अब ये भी बात ना दिमाग में घुसे तो डायमेंशन एक बार आप रिपीट कर लीजिए और इक्वल टू। अब चलिए ये जो कांस्टेंट है इसको डायमेंशन लेस मानते हैं, मतलब 1 रख लेते हैं, डायमेंशन लेस है। और L का डायमेंशन हम क्या लिखेंगे, L कैपिटल L, इस पर पावर क्या है, A है, राइट बन। इसके बाद M को कैपिटल M से लिखेंगे। देखिए ये स्मॉल m जो है मास ऑफ द बॉल है एंड दिस कैपिटल M रिप्रेजेंट द मास डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन सिंबल पता है, डायमेंशन ऑफ, और ये b आ गया डायमेंशन ऑफ मास। ठीक, एंड एक्सीलरेशन lt -2। ठीक, ये बात बन गई, और इसका भी पावर आप दे दीजिए c। ठीक, अब यह ध्यान रखिए हमने यहाँ पर ये जो पावर है यहाँ भी दे सकते हैं, ये जो पावर है यहाँ भी दे सकते हैं, जैसे lt -2 पर रेज टू दी पावर c यहाँ दी। बात क्या है, यहाँ पर ये पावर था तो दोनों कंबाइन करके हम अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए एक स्टेप मैंने लिख दिया। अब आप समझिए, अब इट इंप्लाइज या देयरफॉर लिख लीजिए, देयरफॉर m रेज टू दी पावर 0, l रेज टू दी पावर 0, t रेज टू दी पावर 1 और ये।
और इसको 1 को हटा दीजिए। अब देखिए एल रेस टू दी पावर यहाँ सी है और यहाँ एल रेस टू दी पावर ए है, तो एल ए प्लस सी हो जाएगा, ठीक। अच्छा एम नहीं है तो एम रेस टू दी पावर बी एंड टी रेस टू दी पावर -2c। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको किस क्लास में जाना पड़ेगा, 7th एंड 8th क्लास में आपको जाना पड़ेगा। ये टोटली एक्सपोनेंट एंड पावर वाली बात, दिमाग यहां रखिएगा। ये सिंबल ये है, ये है और इस पर पावर बी है, पावर बी है। आप कहेंगे तो ए यहां भी लिख सकते हैं और बी को यहां लिख सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलिए, अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ठीक, क्लियर। बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, बाय कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग, है ना। कंपेयर करेंगे तो देखिए m पर पावर 0 और यहाँ m पर पावर b, सो b आप लिखेंगे देयरफॉर b इक्वल टू क्या लिखेंगे, b इक्वल टू आप लिखेंगे 0। दिमाग रखिएगा, यहां m पर पावर b है और यहां m पर पावर 0 है, तो b इक्वल टू 0, l इक्वल टू कॉम l इक्वल टू क्या लिखेंगे, a प्लस c, ठीक, एंड -2c इक्वल टू 1 एंड क्या लिखेंगे ठीक लिख रहे हैं, 0 इक्वल टू, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, स्पेस थोड़ा बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए चलिए यहां से लिखता हूं। अब आप देखिए, दिमाग यही रखिएगा। तो अब हम लिखे, अब यहीं से शुरू कीजिए, b रेस, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, a प्लस सी इक्वल टू 0। इधर जितना पावर है l पर पावर जितना है उधर l पर पावर यहाँ है, LHS RHS को बराबर करना है, तो a प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक, एंड -2c इक्वल टू 1। चलिए इस इक्वेशन को अगर आप 5 मानते हैं, इसको 6 मानते हैं, ठीक, इसको अगर आप 7 इक्वेशन मानते हैं, राइट। तो अब आप देखिए इन बातों से आप लिखिए यहां फ्रॉम इक्वेशन 7 क्या आप लिख सकते हैं, c इक्वल टू -1/2, राइट। तो a इक्वल टू कितना होगा, एंड देयरफॉर फ्रॉम 6 a इक्वल टू आपका बन जाएगा क्या, 6 से 0 माइनस c, ठीक, 0 माइनस c इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 0 और -½ राइट। देयरफॉर a इक्वल टू हो जाएगा +½ ये बात बन गया। अब सारे वैल्यूज को हम पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन 4 में, ठीक, पुट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 4 इक्वेशन में पुट कीजिए यहां, तो क्या बनेगा, देखिए डॉटेड लाइन दे दिए, राइट। अब आप देखिए 4 इक्वेशन पहले लिखिए, तो आप 4 इक्वेशन लिखेंगे तो t इक्वल टू क्या बन गया आपका, k l रेस टू दी पावर a, m रेस टू दी पावर b एंड g रेस टू दी पावर c। चलिए t
के का वैल्यू एनसीईआरटी बुक में 2 पाई लिया है यहाँ, ये वैल्यू 2 पाई, ये वैल्यू निकलता नहीं है आपको डायमेंशन से, ये वैल्यू आप याद रखिएगा। तो 2 पाई, ठीक, एल रेज टू दी पावर ए का वैल्यू कितना आया है, हाफ, तो एल रेज टू दी पावर हाफ, ठीक, एम रेज टू दी पावर क्या, एम का वैल्यू बी, तो बी इक्वल टू 0, तो 0, राइट, एंड जी रेज टू दी पावर माइनस हाफ। ये वैल्यू जो वैल्यू आया है, देखिए सी का वैल्यू ये है, ए का वैल्यू ये है और बी का वैल्यू आपका ये है। सारे वैल्यू आपको इक्वेशन 4 में पुट कर देना है, बन जाएगा, राइट। अब आप देखिए t इक्वल इट इंप्लाइज दे दीजिए, ठीक, इट इंप्लाइज एंड t इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 2 पाई एल रेज टू दी पावर हाफ और m रेज टू दी पावर 0, 1, कोई बात नहीं, तो g रेज टू दी पावर माइनस हाफ, इसको इट इंप्लाइज t इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 पाई एल रेज टू दी पावर हाफ और अपन g रेज टू दी पावर हाफ। नीचे जब लाएंगे इन्वर्स करेंगे, ये इट मींस नीचे लाएंगे तो साइन बदल जाता है, ठीक, एंड देयरफॉर आप इसको लिख सकते हैं t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी। ये एक्सप्रेशन आपका बनकर तैयार हो गया। अब यहां पर बात ये समझना है, बात को समझिए, आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ k का वैल्यू 2 पाई क्यों लिखे, k का वैल्यू 2 पाई, भाई ये आप याद रखिएगा। अगर आप k का, आप यहाँ कहेंगे कि भाई k का वैल्यू यहाँ 1 रखें और यहाँ आप 2 पाई रखें, तो भाई कोई भी फिगर है 1 हो 2 पाई हो, ठीक है, ये सभी डी लेस है, डी लेस का मतलब डायमेंशन लेस है, ये कांस्टेंट है। तो आप कहेंगे सर यहाँ 1 ही लिख देते, ठीक है, कोई बात नहीं, 1 ही लिख दीजिए, नहीं आपकी इच्छा है के ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, के भी यहाँ लिख दीजिएगा तो भी आपको नंबर मिलेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, हम पहले भी इससे पहले बताए कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस में बी करेक्ट और नॉट। अगर आप यहाँ के लिख देते हैं तो डायमेंशनली ये करेक्ट होगा, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ 2 पाई रखना ही पड़ेगा, जो वेव एंड ऑसिलेशन चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो चर्चा चलेगी, ठीक। वहां न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में आपका के नहीं रखना पड़ेगा, बट इट्स वैल्यू इज व्हाट 2 पाई। बात समझ। अब ये इस तरीके के डेरिवेशंस बनाने में, क्वेश्चन बनाने में किन किन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, रिव्यू कीजिए माइंड, कि जो चीज आपको फाइंड आउट करना है, जैसे टाइम पीरियड यहां फाइंड आउट करना था, तो जो चीज आपको फाइंड आउट करना है उसको आप लेफ्ट साइड में रखेंगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन देंगे, और जिन जिन चीजों पर डिपेंड करता है उस पर पावर ए बी सी रखेंगे। अब ये जो सिंपल पेंडुलम था वो लेंथ पर डिपेंड करता है, जो क्वेश्चन में मेंशन है, मास पर डिपेंड करता और जी पर डिपेंड करता, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। हालांकि अगर मैं ये फार्मूला देखूं तो T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी है, इसमें मास नहीं है। आप देख रहे हैं कि इसमें मास है, नहीं है। जब इसमें मास नहीं है, इट मीन्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन T क्लियर डजंट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब, उस पर डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज लास्ट डेरिवेशन में मास नहीं। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन किया है, क्वेश्चन में मेंशन है, तो मेंशन जिन जिन बातों पर रहेगा कि फलाने चीज पर डिपेंड करता है, क्लियर, दिस इज डिपेंड्स ऑन दैट जिन जिन चीजों पर डिपेंड करता है उस पर आपको पावर लगा देना है, ठीक।
और इक्वेशन 1 2 3 बनाना है, फिर कंबाइन करके इक्वेशन 4 बनाना है, ठीक राइट। और दोनों तरफ आप डायमेंशन रखेंगे जिसमें एम एल टी ये तो रहेगा ही, और भी डायमेंशंस वाला बात होगा तो वहां पर डायमेंशंस रखिएगा और फिर पावर को कंपेयर करके ये इक्वेशन बनाइएगा। फिर जो पावर यहां उसका वैल्यू निकालिएगा और फिर इक्वेशन 4 में पुट कीजिएगा तो अपने आप निकल करके तैयार हो जाएगा। क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। और इस टाइप के और भी क्वेश्चन और भी एग्जाम्पल पर हम आपको चर्चा करेंगे, लेकिन ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था। क्लियर? जो मैंने अच्छी तरीके से समझाया। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।